मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त के 10 गुने के बराबर है और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग 451 है। यदि उन संख्याओं का योग 287 है तो उन दोनों में से एक संख्या कौन सी हो सकती है? सबसे पहले तो ये दिया गया है कि जो एलसीएम है मेरे भाई, एल है, वो 10 गुना है किसका? एचसीएफ का। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, एलसीएम को पूर्णतया विभाजित करता है। और यहां दिया भी गया है कि इसका 10 गुना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कही गई है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 451 है, यानी एल प्लस एच अगर हम देख रहे हैं तो वो 451 के बराबर है मेरे भाई, 451 के बराबर है। अगर हम एल की जगह पे 10 एच रख दें तो ये हो जाएगा 11 एच, 10 एच और एच 11 एच, और इधर हो जाएगा 451। मतलब एच अगर हम 11 से भाग दे दें तो 11 चौक 44 और 11 एक कम 11, एचसीएफ क्या आ जाएगा? 41। अब हमारे मन में एक बात लड्डू फूटता है, क्या? कि 123 दिया गया है, पहले इसको चेक कर लिया जाए चारों ऑप्शन को कि 41 से कट रहा है कि नहीं। तो 41 तिया हो रहा है, ये कितना? 41 चौका हो रहा है, और ये 41 एक कम है, और 41 दूना है। मेरे भाई मैं सोच रहा था कुछ ऑप्शन तो इलिमिनेट होगा, लेकिन सभी ऑप्शन कट रहे हैं 41 से, यानी इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। अब डर लगता है भाई, डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, इसी का 10 गुना यानी 410। ठीक है, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि उन संख्याओं का योग 287 है मेरे भाई, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 287। अब यहां से खेल शुरू होता है आपके दिमाग का, पूरा सॉल्व करने हम नहीं जाने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं ऑप्शन से खेलने वाला हूं। क्या कि अगर हम 123 मान के चलें तो 123 इसमें से हम घटा दें, 123 घटा दें तो क्या आएगा? 7 में से 3 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और 2 में से 1 गए 1, यानी 164। अगर हम 164 को देखें प्यारे बच्चों, 164 मैं यहीं लिख दे रहा हूं, ये 41 लिखा गया है और 164, 164 को अगर हम देखें तो 41 गुना कितना होता है? 4 होता है। हमको ए और बी दिख रहा है भाई, हमको देखिए एच ए एच बी, ए दिखा है और बी दिखा है, तो 4 और 3 कितने हुए? 4 तिया 12 हुए। तो हम एक फार्मूला आपको बताए थे, आपको याद हो तो, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुके हैं, चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, L = HAB। ठीक है, अगर हम देखें तो 41 गुना ए के स्थान पे 3 रखेंगे और बी के स्थान पे 4 रखेंगे। अब ऐसा करने से फायदा क्या है कि हमको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आ जाएगा। हम पहला बता रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बाकी हर ऑप्शन को आप धीरे धीरे जल्दी जल्दी उड़ाएंगे। देखिए कैसे, 1 का गुना 3 में करेंगे, 3 का गुना 4 में करेंगे, 12 आएगा, यानी 12 का इकाई अंक 2 आएगा, जबकि एलसीएम का इकाई का अंक 0 है मेरे भाई। एलसीएम हम निकाले हैं, उसका इकाई का अंक 0 है, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नहीं सही है, ऑप्शन से एलिमिनेशन कर रहे हैं। अब 164 अगर रख देंगे मेरे भाई, अगर 164 287 में से घटाएंगे तो 123 आ जाएगा, और 123 को क्या लिखेंगे? 41 गुना 3 रखेंगे। फिर से वही खेल आएगा 4 और 3 का, अगर 4 और 3 यहाँ पे है ही, 41 का गुणा करेंगे, फिर से इकाई के अंक पे 2 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? हाँ, अब 41 को ही माइनस करके देख लीजिए। अगर हम यहाँ से 41 माइनस करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 246। 246 41 का कितना गुना है? अगर आप समझें तो 246 41 का गुना कितना है? 6 बार में है, 6 कम 6, 6 चौक 24, 200। अब देखिए यहाँ ए और बी आपको दिख रहा है क्या? यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, 6 और 1 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1, 6 और 1, 6 का 6, 6 आ जाएगा इकाई के अंक पर, जो कि 6 आया नहीं है, तो मेरे भाई खेल हो गया खत्म। ये भी नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे ये होगा। अब कैसे होगा जरा ध्यान से देखें। अगर हम 82 को यहां से माइनस करते हैं मेरे भाई,
तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 2। 205 को 41 गुना कितना करेंगे, 5 करेंगे। यहाँ ए और बी आपको दिख जाएगा, 2 5, यानी 2 5। अगर 2 5 10 होता है, 10 का गुणा 4 41 में करेंगे, 410 410। संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चारों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भागेंगे, 4 इक्वेशन बना बना के सॉल्व करेंगे, तो हालत हो जाएगी खराब। कैसा लगा पहला सवाल का मेथड? और चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। तब तक आप पहले सवाल का जवाब दीजिए मेरे भाई, कि क्या आपको चीजें समझ में आई। दूसरा सवाल है आपका, एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/6वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, फोन डिस्टर्ब करता है मेरे भाई, लेकिन हाँ, अपना काम नहीं छोड़ना है हमको। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 1/6वें भाग के बराबर होता है। मूलधन का 1/6वां भाग साधारण ब्याज पे कह रहे हैं, तो साधारण ब्याज अगर फार्मूला देखें तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, पंडित रामनाथ तिवारी बटा 100। फार्मूला ऐसे ही हम लोग याद करते हैं, पंडित रामनाथ तिवारी बटा 100 सिंपल इंटरेस्ट होंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 1/6 भाग है। यानी अगर ब्याज की बात करें तो P/6 जो है वो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। रेट हमको पता नहीं, लेकिन टाइम पता है, 6 साल लगा हुआ है। बटे में 100 करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं भाई। अब फिर उसके आगे क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अगर 6 से आप काटना चाहते हो तो आप काट दो भाई, 6 छक के 36, 100/36 आ जाएगा। यानी R बराबर क्या आ जाएगा, 100/36। सही है, एक बार देख लो भाई। हाँ, 100/36। ठीक है, आप चाहो तो काट लो, 4 से काट लो। 4 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, और 4 9 36 आ जाएगा। 25/9 आ जाएगा। R बराबर 25/9% है। इसी परसेंट की ब्याज की दर से आगे कहानी हो रही, समान ब्याज की दर से, यानी ब्याज का दर क्या है, समान है। किस धनराशि पर? अब वो धनराशि हमको मानना पड़ेगा। 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 6,000 रुपए के बराबर है। दशमलव में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं वो मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, P है। और P में ब्याज जोड़ेंगे PRT/100, PRT/100, वो आएगा अमाउंट। यही है फार्मूला हमारा। P हमें पता नहीं है, यही तो चाहिए सर। तो P कॉमन ले लेते हैं, P कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R कितना है भाई, 25/9। समय कितना है, 3 वर्ष है। समय कितना है, 3 वर्ष है। और बटे 100, ये 100। और अमाउंट आपका 6,000 रुपए दिया गया है। बड़े आराम से, बड़ी प्यार से, 25 चौका 100, 4 बार में कटेगा। 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा। 4 तियाँ 12, 1 कम 12, 1 13 हो जाएगा। यानी 13 P/12 बराबर 6,000। ठीक है, अब यहां से P निकाल लीजिए। P बराबर 6,000 गुना 12/13। 12/13 देख रहे हैं कि 1 से कम आ रहा है। 12/13 क्या आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। इसका मतलब 6,000 से कम ही आंसर आने वाला है। 6,000 से कम ही आंसर आने वाला है। तो यानी न C होगा और न D होगा। अब आपको इन दो ऑप्शन में खेल खेलना होगा। ऑप्शन से अगर हमको खेलना है तो, ऑप्शन से क्या करना है, खेलना है तो 12 छांग 72, 12 छांग 72 और 3 जीरो लगाइए, बटे 13 कर दीजिए। 13 पचे 65, हाँ 5 बार में जाएगा। 5 2 7, 13 पचे 65, यानी पूरा भाग दीजिएगा आपका। ठीक है, या डिजिटल सम से भी करिएगा। ये जवाब आएगा लगभग आपका 5538.46। डिजिटल सम से भी करेंगे तब भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, बी नहीं होगा।
पूरा आप 13 से भाग दीजिएगा, 13 पचे 65, 7 आएगा, 13 पचे 65, फिर से 5 आएगा, और 13 चौका 13 39 जाएगा, 13 39, फिर 13 अट्ठे, यानी पूरा भाग दीजिएगा, 55,138.46 आएगा। आप भाग देकर चेक करिएगा, चाहे आप डिजिटल सम से करिएगा। बड़े आराम से धीरे धीरे हम इस चीज को एकदम बेसिक रूप से आपको समझाए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और इस सवाल को बड़े प्यार से धीरे धीरे करेंगे, एकदम आराम से। हम जल्दी में कतई नहीं है मेरे भाई, कतई में जल्दी में नहीं, हम चीज़ों को सीखते हुए जाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये सब चैप्टर अभी बच्चों को पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी बराबर जवाब दे रहे हैं। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% का नगद छूट देता है, यानी कहता है आओ भाई 25% आपको छूट दिया, डिस्काउंट दिया। उसके बाद फिर से कहता है चलो भाई हमारा आपका व्यवहार है, 10% और ले जाओ। 25% छूट देने के बाद फिर से 10% छूट दे देता है। अब देखिए ये लगातार छूट है, इसको बोलते हैं लगातार छूट, कंटिन्यू डिस्काउंट दिया जा रहा है, कंटिन्यू डिस्काउंट दिया जा रहा है। 25 का भी दिया जा रहा है, फिर 10 का भी दिया जा रहा है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य बोले तो ये क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, और इसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। 800 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। मेरे भाई आप दो तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूं आपको, फिर उसके बाद दूसरे तरीके पे आप जाना भाई। पहला तरीका फर्स्ट मेथड आप देखो, फर्स्ट मेथड नंबर 1 को अगर देखते हैं तो अगर एसपी की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, तो मार्क्ड प्राइस 800 रुपए है। मेरे भाई सबसे पहले 25% का डिस्काउंट देगा तो वो कितने का हो जाएगा, 75% पे बेचेगा। लेकिन अब कस्टमर था, वो उसने दिमाग लगाया, कहा कि ए भैया हमारा आपका व्यवहार है अच्छा है, ठीक है थोड़ा सा और छूट दे दीजिए, तो वो व्यापारिक छूट या व्यवहारिक छूट में 10% फिर दे देता है। 10% की छूट दिया तो अब कितने का हुआ, कहें 90% का हुआ। कितने का, 90% का हुआ। मेरे भाई आप उठाओ कलम और काटा पीटा शुरू कर दो। 2 जीरो उड़ गया, हाँ सर। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 का गुणा करेंगे 9 में, 9 छक्का 54, यानी 540। 540 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। 540 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। एकदम बेसिक तरीके से हम इसको किए हैं। आइए कुछ तरीका अपनाते हैं जैसे ये सवाल और अच्छे बेहतर तरीके से किया जा सके। सर कैसे करेंगे, तो आपने रामबाण सूत्र देखा होगा मेरा, नहीं इसके पहले अगर आप 25 दिन 25 मैराथन अगर लिए हों तो उसमें हम आपको रामबाण सूत्र बताए हैं कि पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणित दूसरा बटे 100। लेकिन डिस्काउंट वाले केस में हम क्या करते हैं, बाद वाले में माइनस कर देते हैं, यानी 25% पहला परसेंट हुआ और इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो 25 प्लस 10% और माइनस 25 गुना 10 बटे में 100। मेरे भाई पूरा डिस्काउंट आ जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट पूरा टोटल, तो 25 10 35% और माइनस 25 से काट दीजिए, या हाँ 25 चौका 100 कर दीजिए, और 10 का 4 भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा मेरे भाई। अगर 35 में से 2.5 निकाल दिए तो 32.5% आ जाएगा। मतलब उसको ओवरऑल 32.5 का ही क्या करना है, डिस्काउंट देना है। तो आप सोचो कि सूची मूल्य जो है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू आपके सामने 800 रुपए दी गई है, और अगर 100 में से 32 निकाल दिया, 32.5 को निकाल दिया जाए, 32.5 को निकाल दिया जाए तो कितना, 67.5। 2.5 घटाएंगे तो 67.5 आएगा ना। भारी मिस्टेक हो गया, 8 पंचे 40 और हो जाते हैं, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा। 8 छक 48, 48 और 5 कितना होगा भाई, 48 और 5 कितना होगा, 54 होगा। हाँ पहले से ही दिमाग लगाने लगते हैं, 0.1 स्थान पे लगाएंगे तो 540 आएगा ना। हाँ सही है 540। मेरे भाई दोनों मेथड आपको कैसे लगे, एक सवाल के दो मेथड चल रहे हैं, तीसरे सवाल का दोनों मेथड, और आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि पहला मेथड और दूसरा मेथड में कौन आपको ज्यादा पसंद आया, कमेंट बताइए। मैं बार बार कहता हूं, जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। एकदम गणित वाले आदमी है भैया,
हर एक सवाल को नाप तौल कर देखते हैं। और ये रहा अलजेब्रा का एक सवाल जो आपको काफी दुख देगा, देखने से ही दुख देगा। लेकिन विपुल सर क्या करेंगे, विपुल सर हर एक सवाल का डबल मेथड बताते हैं। एक मेथड से तो पेट भरता ही नहीं। अगर एक मेथड से काम हो जाता तब गणित पढ़ने का क्या मतलब रह गया, केवल विपुल सर से क्यों पढ़ने का। इतने गणित में टीचर हैं भाई, यूट्यूब अगर खोलते हैं तो गणित के टीचर की भरमार पड़ी है। हाँ भाई, तो ये है आम जिंदगी। आम जिंदगी का मतलब है बेसिक वाले बच्चे कुछ ऐसे करेंगे इस सवाल को। क्या है सर जी, पहले देखा ये a प्लस बी प्लस सी तीन चर हैं, तो हमको सर पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर बीच में माइनस है, उसको बाद में झेल लेंगे मेरे भाई। आप ध्यान से देखो, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। ठीक है सर, क्या इस बेसिक वाले से इस क्वेश्चन का जवाब देना है एग्जाम में? कतई नहीं देना है। मैं सिखा रहा हूं, चूंकि ये चैप्टर अभी अलजेब्रा वाला पढ़ाया नहीं हूं। लेकिन फिर दूसरा मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, हटा सावन की घटा, तुरंत लगेगा उड़ जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं कि उड़ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। एक ही जगह आपको मेरे भाई क्या दिख रहा है, एक ही जगह आपको दिख रहा है x, ठीक है, और b की जगह क्या दिख रहा है आपको, 2y। हाँ, और सी की जगह क्या दिख रहा है सर जी, माइनस में 3z। बस यही है 3z। तो बस जैसे एलएचएस में ऐसा दिख रहा है, तो आप आरएचएस में भी कुछ ऐसा ही कर दो मेरे भाई। क्या, एक ही जगह एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3z का स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2ab प्लस में 2ab 2ab यानी 2 का गुणा पहले से ही, 2 दूनी 4xy। ठीक है सर, फिर क्या 2bc, हाँ यहाँ 2bc होगा, इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 माइनस 12yz। ठीक है सर, फिर प्लस में रहेगा, लेकिन हाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि जेड वाला है। ca यानी 3z और x को करेंगे 3 दूनी 6, 6xz, 6xz। अब ढूंढ लो भाई मेरे भाई कहां पर है, बस उसी को सेट कर दो। एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 9z स्क्वायर, हाँ ठीक है, 4xy माइनस 12yz प्लस में है, तो ये माइनस में दिख रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद ये है आम जिंदगी और ये है विपुल सर की जिंदगी, यानी वीपी रूल। भाई गणित में सवाल ही हमको सिखा देता है कि आंसर आएगा कैसे। वो कभी भी आपसे एग्जामिनर इतना मेहनत करवाने की जरूरत नहीं समझता। ये इसका फार्मूला आपसे जानने की जरूरत नहीं है। कोई सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। 100 क्वेश्चन करने हैं मात्र 90 मिनट में, मात्र 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो क्या ये स्ट्रेटजी हमें फॉलो करने पर सफलता मिलेगी? कतई नहीं सर। सवाल में हमको समझना पड़ेगा सवाल कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो। हाँ, तो ये जो देखिए यहां पे माइनस दिख रहा है, वो केवल जेड में दिख रहा है। माइनस कहां दिख रहा है, जेड में। बस इसी को पकड़ लो, ऑप्शन से इसी को पकड़ लो कि जेड जहां जहां होगा वो है चोट्टा, चोट्टा समझते हो, माइनस। जेड ही जहां जहां होगा वो ऋणात्मक वैल्यू दिया होगा, जेड जहां जहां होगा वो ऋणात्मक वैल्यू दिया होगा। बस स्क्वायर वाले में तो प्लस होगा। आप सोचिए सभी जगह ये सारी चीजें, गुणांक देखिए आप सबको, सब जगह सेम दिख रहा है सर जी। लेकिन स्क्वायर करने पे सर जी प्लस होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। बढ़ो आगे, 3 ऑप्शन में देखिए। अब देखिए जेड जहां जहां होगा, जेड यहां भी है, जेड यहां भी है। सर जी कहें जेड चोट्टा है, साफ साफ लिख दे रहे हैं चोट्टा। चोट्टा मतलब समझते हैं, माइनस, ईमानदार मतलब प्लस। हाँ, जेड है चोट्टा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ गया। मेरे भाई ये भी नहीं होगा। जेड है चोट्टा, जहां जहां जेड है वहां माइनस होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? ऑब्जर्वेशन। वीपी रूल में क्या बोलते हैं भाई, केवल सवाल को दिल से पढ़ो, प्यार से पढ़ो और समझो। जिस दिन सवाल को आपने समझ लिया, आधा सवाल वहीं खत्म हो जाता है, आधा सवाल वहीं खत्म हो जाता है। उसके आगे की कहानी बाद में होती है, पहले तो आधा सवाल वहीं खत्म हो गया।
तो मेरे भाई कैसा लगा ये तरीका, कैसा लगा मेरा मजाक ऐसा बोलते ना भाई। मीम चल रहा है खूब भाई आजकल, तो मीम पे आप लोग की दुनिया चलती है। आप लोग को हमेशा ये लगता है कि आंसर डायरेक्ट, सर जी लिखे डायरेक्ट आंसर आ जाए। मेरे भाई मैं भी हमेशा दो तरीके को फॉलो करता हूं, इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा। यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आइए इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना पड़ेगा, बेसिक से समझाना पड़ेगा कि अगर किसी द्विघात समीकरण के, किसी द्विघात समीकरण के, हाँ किसी द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन है, मूल या कहें जीरोस, कहें अंग्रेजी में जीरोस बोलते हैं भाई, रूट बोलते हैं, जीरोस या ऑब्लिक रूट बोलते हैं, अल्फा और बीटा हो। भाई मेरे हाई स्कूल में हम लोग ये चीज पढ़े हैं, और रेलवे ग्रुप डी हाई स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स पूछता है मेरे भाई। हाँ तो समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आप दिमाग में एकदम फीड कर लो मेरे भाई, एकदम बढ़िया से फीड कर लो, बैठा लो। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से हैं, सर जी एग्जाम में आया ही है ये। हाँ इसको और जल्दी लिखना चाहते हो तो अगर सम ऑफ रूट यानी मूलों का योगफल आप लिखो अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल आप लिख लो पी, पी फॉर प्रोडक्ट, और ये है ये योग लिख लेते हैं भाई। मूलों का योग पता हो और मूलों का गुणनफल पता हो तो हम डायरेक्ट इससे भी कर लेंगे। गुणनफल पता हो, गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा समीकरण बन के चला आएगा, नया समीकरण बन जाएगा कुछ इसी से। यहां क्या लिख दें माइनस पी एक्स माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ये आपका समीकरण बन जाएगा किसके लिए, किसके लिए, उसी के लिए, उसी सवाल के लिए। देखिए इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि अगर आपको योगफल और गुणनफल दिया गया है मूलों का तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, लेकिन अलग अलग दिया गया है तो इसमें रखना पड़ेगा। क्लियर हो आप सभी, एकदम थम्स अप करो बढ़िया से। हाँ सर अब इस सवाल को बताइए मेरे भाई, यहां पे अल्फा बराबर 2 दिया गया है और बीटा बराबर 5 दिया गया है, ठीक है। तो समीकरण क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बोलिए हाँ। अब यहां से देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, सर जी 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा, सर जी 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। बस देखिए सवाल का आंसर आने वाला है 7x अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 10, और ये रहा आंसर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तरीका वही है, थोड़ा सा मैं धुनवा वही बात तर्जवा बदलियो बाबा। वीपी रूल, वीपी रूल क्या कहता है, जो आप ये काम यहां बाहर कर रहे हो वही ट्रिक लगा के सवाल में कर लो आप। अब आपको समझना है कि 5 और 2 कितना होता है 7, यानी मूलों का योगफल 7 आना चाहिए, यक्स का गुणांक 7 होना चाहिए माइनस में, ठीक है। 3 तो नहीं होगा, हटा दिए, और माइनस में होता है यहां पर, यानी माइनस होता है तो ये दोनों नहीं होंगे मेरे भाई, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, बीपी रूल क्या कह रहा है, यक्स का गुणांक मूलों का योगफल होना चाहिए, यानी 2 + 5 होना चाहिए बराबर 7 होना चाहिए, वो भी माइनस के साथ, ठीक है। यहां प्लस माइनस प्लस चलता है, ठीक है। हाँ और यक्स इसमें कांस्टेंट वाला यानी अचर वाला जो पद होता है ये भी याद रखना, अगर ये 2 में माइनस हो जाता, इसमें माइनस हो जाता, तब क्या करते, तब अगला वाला चेक करते। अचर पद क्या होना चाहिए, अचर पद क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणा होना चाहिए यानी 10 होना चाहिए। सब संख्याओं को ये फॉलो कर रहा है तो एक लाइन में सीधा उड़ाएंगे मेरे भाई, इतना करने की जरूरत नहीं। हम हाई स्कूल का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, हम रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है मेरे भाई, उसकी लड़ाई है, मजाक समझे हैं, हाँ मजाक नहीं है गुरुजी। आइए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। आज का सवाल नंबर 6, मॉक टेस्ट ऐसे दिया जाता है मेरे भाई, सवाल को ऐसे हल किया जाता है। चलिए
शुरू करते हैं। अंश और हर का योग 13 है। मैं मान लेता हूं कि अंश a है और हर b है। इन्होंने कहा कि a प्लस b मेरे भाई कितना है, 13 है। कोई बात नहीं, अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए। 6 जोड़ दिया जाए तो 6 इसमें भी जोड़ दीजिए, 6 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये भिन्न आपका 8/17 के बराबर हो जाएगा। 8/17 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर जी। 17 से गुणा कर दीजिए। 17a, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। अच्छा, 8 से गुणा करेंगे तो 8b, 8 छक्का 48। सही है। अब सर जी अगर आप वहां से मान रख देते हैं a या b का, तो किसी एक का मान तो आ जाता। चलिए अभी रोक के रखते हैं, उसको भी रखते हैं रोक के। क्या होगा? 8b को इस तरफ ले आइए, 17a और 8b, तो 8b क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 8। b का ही मान रखते हैं मेरे भाई। और 102 में से 48 में से 102 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, पक्का है। मैं तो चाहूंगा कि 102 में से पहले 40 को घटा लिया जाए तो 62 आ जाएगा। फिर 8 को और घटा लिया जाए तो 2 घटाइए, फिर 6 घटा दीजिए। इतना 2 घटाएंगे 60 हो जाएगा, 6 और घटा देंगे 54 आ जाएगा। तो माइनस में 54 आ गया मेरे भाई, 54। अब यहाँ से b का मान अगर हम देखें तो 13 माइनस a आ जाएगा। उठा के रख दीजिए। हाँ सर, अब देखिए 13 अट्ठे कितना होगा? 17a है, 17a माइनस 8 गुणा 13, 13 अट्ठे 104, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8a बराबर -54। 8 और 17 कितना हो जाएगा भाई? 3 इधर डाल दीजिए, 20 हो जाएगा, 5 25a और माइनस 104 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? अगर प्लस में 104 इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस 104, यानी 104 में से 54 को घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। 10 में से 5 गए, 50 आ जाएगा, 50। अगर ये 50 आ गया तो आप देख लिए कि a का मान कितना आ गया? 25। सॉरी, भारी मिस्टेक हो रहा है आज। a बराबर 2 आएगा, 25 दूना 50 होता है। तो आप देखो यहाँ पे रखोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा? 13 में से 2 गए, 13 में से 2 गए, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब 11 और 2 का अंतर कितना होगा मेरे भाई? 9 होगा। 11 और a का अंतर कितना होगा? 9 होगा। आराम से धीरे धीरे, हाँ 9 होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, 7वें सवाल पे। यह सवाल आपको करेगा परेशान। ठीक है, नहीं यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन काटते वक्त या इसको बनाते वक्त ये इन्होंने गड़बड़ी की है। यहाँ 3 सेंटीमीटर था नीचे लिखा हुआ और यहाँ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए गणित में यही है, जब आप एक बार कभी जीवन में क्वेश्चन किए रहेंगे ना तो क्वेश्चन को आपके दिमाग में बैठेगा भी। वैसे भी हमारे सवाल ने हमको जवाब दे दिया है। अगर आप प्यार से सवाल को समझें तो पहले इस कहानी को समझ लें। क्या कह रहे हैं? दी गई आकृतियों में, जो कि मापनीय नहीं है, मापना नहीं है यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इंची टेप लेकर नापने लगो कंप्यूटर पे ही बैठ के। हाँ, समरूपता को कि इनमें से किस शर्त के लिए त्रिभुज PQR, मेरे भाई आपको अब यहीं से खेल समझना है। त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है त्रिभुज XYZ के। देखिए तीनों भुजाएं दी गई हैं और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो बताना है आपको, हाई स्कूल का क्वेश्चन है, कह रहा हूं बार बार। यहां से ज्योमेट्री कहानी शुरू हुई थी, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सर जी अंग्रेजी में ना बोलिए। अरे भाई, मूलभूत प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय है। थेल्स का आधारभूत प्रमेय यही था कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा और ये समकोणिक होंगे, दोनों बातें होंगी। लेकिन यहाँ कोण ओण की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए कोण वाला तो ऑप्शन ही नहीं, खत्म। जहां जहां कोण की बात हो रही है, ए लगा है, ए
क्या लिखा है, यस भुजा है, ए कोण है। ठीक है, जहां जहां कोण लिखा है वो कहानियां ही खत्म, सब में कोण ए लगा है वो कहानियां ही खत्म, सीधा कहानी ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल यस। सर जी ट्रिपल यस क्या है? सर्वांगसम वाले में हम लोग पढ़े कि दो त्रिभुज सर्वांगसम अगर होते हैं तो ट्रिपल यस का मतलब क्या है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मेरे भाई जब मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज ज्योमेट्री में, एडवांस मैथमेटिक्स में, उसमें यही कहानी होगी कि दो आकृतियां सर्वांगसम कैसे कहलाएंगी कि एक के ऊपर दूसरे को रख दे तो पूरा का पूरा सुपर इम्पोज कर ले, यानी पूरा का पूरा ढक ले, आकृति भी बराबर हो और आकार भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। मेरे भाई ये दोनों हाथ हमारे आपस में सर्वांगसम है, एक को रख रहे हैं तो दूसरा क्या पीछे वाला का देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे हो, और अगर ऐसे उल्टा भी कर दे तब भी नहीं देख पाओगे। हाँ, क्योंकि दोज आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, एक दूसरे को ये पूरा का पूरा ढक लेती हैं। हाँ, लेकिन एक छोटा सा बच्चा का हाथ अगर रखेंगे तो इसके जैसा होगा, आकृति समान होगी, आकार समान नहीं होगा, हमारा अंगूठा बड़ा होगा, उसका अंगूठा थोड़ा छोटा होगा, लेकिन अंगूठा का लंबाई का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसमें याद रखिएगा, समरूप वाले में याद रखिएगा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर हम पी क्यू बटा, ये भाई स्मार्ट तरीके से हम क्वेश्चन को देख के ही उड़ा दिए हैं, लेकिन अब आपको समझा रहे हैं कैसे होगा। जैसे नितिन कहा ना कि सर जी जरूरत नहीं है, जरूरत है, मुझे पता है ना, जब आप दिक्कत में पड़ोगे तब आपको जरूरत याद आएगी। यानी पी क्यू बटा एक्स वाई निकाल लीजिए, क्यू आर बटा वाई जेड। ठीक है, अनुपात देखिए, पी क्यू कितना है मेरे भाई 6 है और ये एक्स वाई 12 है, यानी 6 बटा 12 करेंगे 1 बटा 2 आएगा। अच्छा, क्यू आर बटे वाई जेड, क्यू आर बटे वाई जेड यानी 3 बटा 6 करेंगे तो भी 1 बटा 2 आएगा। अब लास्ट में पी आर कहेंगे, आरपी जिसको कहते हैं, या पी आर कह दीजिए, पी आर बटे जेड एक्स। अगर देखेंगे तो 9 बटा 18 है, 9 दूनी 18 यानी 1 बटा 2। तो यस 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 प्रमेय का मतलब क्या है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, और यस 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 प्रमेय है क्या, तो उनकी संगत भुजाओं, पहली वाली भुजा का अनुपात दूसरी वाली भुजा का अनुपात तीसरी वाली भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ट्रिपल एस का मतलब समझ लो मेरे भाई, एस 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 का मतलब होता है दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। मेरे भाई सबको समझ में आया? एक बार ऐसे थम्स अप कर दीजिए और लाइक वाला बटनिया दबा दिया करिए भाई, थोड़ा सा मजा आ जाता है, हमको भी लगता है कि हाँ देखिए बच्चे अब जबरदस्त हमको जवाब दे रहे हैं। अब हमारे बच्चे तैयार हो गए हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए, और साथ ही साथ ये भी हो गया है क्या क्या कि पेपर में 1 करोड़ बच्चों में अपना स्थान अलग रखते हैं। ये बच्चे 1 करोड़ बच्चों में अपना स्थान अलग रखते हैं। मेरे भाई ये सवाल मुझे लगता है रिपीट हुआ है, हाँ 1/6 अभी अभी तो किए थे, इसका आंसर भी आया था ऑप्शन नंबर ए। हटाइए ये सवाल नहीं, चलिए 8वां नंबर ही लिखते हैं हम, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन था। ये भी तो रिपीटेड है भाई, इसका भी तो जवाब अभी 540 हम लोग निकाले थे। क्या हुआ भाई, टाइपिंग एरर सर जी, टाइपिंग एरर। चलिए 9वां सवाल देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक का सवाल है। उड़ाइए सवाल को, ठीक है, सवाल को उड़ाइए, ऐसे काम नहीं होगा। माध्य माध्यिका बहुलक का सवाल है, समुच्चय में माध्य दिया गया है 5 और बहुलक दिया गया है 8, तो आपसे प्रासंगिक अनुभाविक संबंध का, अब देखिए इंपीरिकल फार्मूला डायरेक्ट अंग्रेजी में कह दे ज्यादा आसान है, हिंदी में कह देता है तो ऐसा समझ में आता है जैसे कि हम लोग हिंदी भाषी है ही नहीं, सीधा इंग्लैंड से आए हैं। प्रासंगिक अनुभाविक संबंध कह दे तो भाई दिक्कत होती है। इंपीरिकल फार्मूलों का उपयोग करके आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अगर आपको याद हो हाई स्कूल में, नहीं याद है तो आप अब याद कर लो, बहुलक बराबर क्या होता है। मैं लिख रहा हूं, गुणज आप बताना, माइनस
माध्य होगा, यहाँ 2 होगा। माध्यिका ऐसे मान के चलो माध्य से बड़ी होती है, माध्य का गुणांक 2 होगा तो माध्यिका का गुणांक 3 होगा। बस सर जी, अब फार्मूला मिल गया है, तब तो उड़ाने में टाइम क्या लगेगा। जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ 5 दिया गया है और हम 8 रख दिए। माध्य कितना दिया गया है 5, बहुलक दिया है 8। थोड़ी सी गलती हो जाती है, कहानी बिगड़ जाएगी, आंसर ही नहीं मिलेगा। 5 दूनी 10, 10 इधर आएगा तो 18 जुड़ जाएगा 8 के साथ, 3 छंगे 18, यम बराबर 6 आ जाएगा। यम बोले तो क्या है 6। 9 के बाद 10वां सवाल देखिए, आज का ये 10वां सवाल। यदि यम और यन की आयु का गुणनफल 486 है, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या भाई, कैसा मजाक है एकदम। गुणनफल दिया गया है तो आराम से 3 और 2 को देख रहे हो आप, 3 और 2 को देख रहे हो। अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो कहानी खत्म ही है मेरे भाई, कहानी खत्म है। कैसे, 3 और 2 का गुणा करोगे 6, 6 और 6 का 486 में भाग दे दो आप और अंडर रूल ले लो। सर जी अब देखिए स्मार्ट ट्रिक बता रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो कमेंट में भाई। लेखराज बैरवा ऑप्शन 5। हाँ हाँ ठीक है 5 गड़बड़ लिए थे, बहुत बढ़िया। कुलदीप यादव 6, ठीक है। तो यहाँ से 6 से काट दीजिए इसको, 6 से काटिए, 6 सते 42, 6 अठे 48, 81 आ जाएगा मेरे भाई। 81 का वर्गमूल होता है 9। अगर 9 आ गया तो 9 तिरिक 27। आप सोचो 9 तिरिक 27, पहले वाले का हो गया हाँ 3, तो 9 और 1 का 3 है, 1 का 2 है, 3 और 2 5, 9 पचे 45, जब खाएगा तब पचेगा। 9 पचे 45, तो दोनों के आयु का योग आ गया 45 वर्ष। मेरे भाई ये स्मार्ट तरीका समझ में आया कि फिर से बताएं? आइए फिर से बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को हवा नहीं लगी होगी कि सर जी कैसे वर्गमूल निकाल लिए, कैसे वैल्यू रख दिए। यही सब बातें हैं जबकि बताने में आपको जरूरत समझ में आती है मेरे भाई। चलो एकदम आराम से समझो कि पहले वाले की आयु अगर हम 3x मान लेते हैं, दूसरे वाले आयु की 2x मानते हैं, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, कहें 486 होगा गुरुजी, 486 होगा। आप देखो 3 से काट लो आप, 3 एक कम 3, 3 छंगे 18, 3 दूनी 6, 2 से काट दो 81 आ जाएगा। 81 कहते हैं भाई, x स्क्वायर होगा, उस तरफ जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। मेरे भाई हम पहले 3x माने थे, उसका 2x माने थे, दोनों का योगफल कितना आ जाएगा 3 2 5x, 5 गुना x का मान यहाँ 9 लिए थे, तो 9 पचे 45, जब खाएंगे तब न पचेगा, तब 9 पचे 45 होगा। ऑप्शन नंबर डी, तरीका यही होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 12। यदि ax स्क्वायर माइनस 8x-8 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है, तो a का मान क्या होगा। मेरे भाई ये बहुपद है, बहुपद में इससे भाग देते हैं, यानी कोई बहुपद px है, ax स्क्वायर माइनस 8x-8 में किससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसी को 0 कर दीजिए। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। -2 आप इसमें रख दो, जब -2 आप रखोगे तो वही शेषफल आएगा, वही क्या आएगा, शेषफल आएगा, वही क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, ये 24 -2 का स्क्वायर 4, 4a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा, तो 4a बराबर 8 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौके 16 यानी a बराबर 4 आ जाएगा। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हैं आप सभी? ओके, इस सवाल पे आते हैं भाई। 2018 से दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा बार ग्राफ है कहाँ भाई, बार ग्राफ है कहाँ, सवाल में बार ग्राफ दिख कहाँ रहा है। लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तो ये टाइपिंग मिस्टेक में सवाल डालते हैं भाई, टाइप ही नहीं किया गया है, टाइप ही गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसमें बार ग्राफ होना चाहिए तभी तो हम बता पाएंगे बार ग्राफ है कहाँ, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
बार ग्राफ नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं इसमें। अब नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ओके, पढ़ते हैं अगले सवाल पे। x में से 5 घटाने पे प्राप्त परिणामी संख्या 18, 16, 24, 32 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, यक्स का सबसे छोटा मान कितना होगा मेरे भाई? जो यक्स माइनस 5 होगा वो क्या होगा? इन सब से विभाजित होगा, यानी एलसीएम ऑफ 18, 16, 24, 32 वो होगा। तो आप यक्स को जानना चाहते हो तो इनके एलसीएम में 5 जोड़ दो, यानी -5 है तो उस तरफ चला जाएगा, तो एलसीएम ऑफ दिस प्लस 5। अब इनका एलसीएम आप देख लो भाई। तो हम एक काम करते हैं, सब में 5 घटा लेते हैं, सब में 5 घटा लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही है, सब में 5 घटा लेते हैं। एलसीएम निकालने कौन जाएगा मेरे भाई? सब में 5 घटा लीजिए, 5 घटाओगे, 5 इसमें भी घटा लोगे, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी। पहले ऑप्शन से कितना आएगा? 200। 13 में से 5 गए 8, यानी 288। 288 288 देखो 18 से कट रहा है, 18 का 18, 10 है। सर जी इसको आप हर एक को चेक करेंगे तब तो बड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है जल्दी से निकाल दीजिए। 18 को क्या लिखोगे भाई? 18 को 9 दूनी 18, यानी 3 का वर्ग इंटू 2। अच्छा 24 को क्या लिखोगे आप? 16 को 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 सीधा। अच्छा 24 को क्या लिखोगे? 8 तिरिक 24, 3 गुना 2 के पावर 3। 32 को क्या लिखोगे आप? 16, 2 के घाते 5। एलसीएम बड़ा घात लेते हैं, एलसीएम सबसे बड़ा घात, 2 घाते 5, हाँ ठीक है। 3 के घाते 2, हाँ ठीक है। 5 भी आया है क्या? नहीं, ठीक है। 2 घाते 5 यानी 32 और 3 के घाते 2 मतलब 9, तो 9 दूनी 18 और 9 तिरिक 27 एक 28, 288 मेरे भाई। 288 में 5 जोड़ दीजिए, 288 में 5 जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। 293 293 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही था, लेकिन सबको चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हाँ 293 कुलदीप यादव, बढ़िया जवाब, बढ़िया जवाब मेरे भाई। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है? चलिए भाई सरल कीजिए इसको, निम्नलिखित को सरल कीजिए। -2 के घाते 4 भागे -2 के घाते 6, बताइए। -2 के घाते 4 -2 के घाते 6, ऐसे -2 के घाते 4 और भाग में -2 के घाते 6। आप देखो नीचे से ऊपर जाएगा, घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो -2 के घाते 4 -6, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे, 2 आ जाएगा ना। 4 में से 6 घटेगा, -2 आएगा। और किसी के मुंडी पर माइनस लगा हो तो हम उसको उल्टा लिखते हैं, 1/-2 और इसका वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी 1/4 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? हाँ सर। एक काम और कर सकते थे आप, -2 को 4 बार गुणा करते, फिर -2 को 6 बार गुणा करते और बटा में करते, तब भी वही आता उत्तर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे घातांक का नियम लगा दिए हैं, घातांक का नियम लगा दिए हैं। प्रियंका, कुलदीप, स्वाति, हाँ बराबर जवाब है, बढ़िया है। गुणनखंड करना है, आराम से करिएगा, एकदम आराम से। यहाँ देखिए y² दोनों में कॉमन दिख रहा है, y² बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा x, तो y माइनस x, यहाँ माइनस है, x² कॉमन ले लीजिए, -x²। यहाँ क्या बचेगा? y, और यहाँ बचेगा -x। दोनों में प्लस में से माइनस निकाल लेते हैं तो माइनस बचता है, तो y -x इधर बचा और y² -x² यहाँ बचा। बेटा a² - b² जानते हैं, एक डिब्बा में जुड़ता है, एक डिब्बा में घटता है। ठीक है, तो y -x ऑलरेडी है, यहाँ हो जाएगा y -x, यहाँ हो जाएगा y + x। ये चीज़ सेम टू सेम है, इसका मतलब है y -x का होल स्क्वायर, और ये है y + x। ठीक है, तो y -x का होल स्क्वायर, y + x, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ये होगा आपका राइट आंसर, सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ
देखिए, ये क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41 मीटर और 28 मीटर हैं। यदि इसका परिमाप 84 है तो त्रिभुज के सबसे छोटे उन्नतांश, उन्नतांश जो शब्द है उसको हम समझना है बस, सबसे छोटा उन्नतांश, ये शब्द को हमको समझना है। ये शब्द ही गेम खेल गया, पूरे क्वेश्चन में शब्द ही गेम खेला है। ठीक है, आइए मेरे भाई, आपको चित्र कुछ बेहतर समझाता चला जाएगा। जल्दी से आप आ जाइए और क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ABC और इसमें दो भुजाएं दी गई हैं 41 मीटर और 28 मीटर। 41 मीटर और 28 मीटर, मान लीजिए ये 41 मीटर है, ये 28 मीटर है और इसका पता नहीं है, लेकिन परिमाप पता है हमको, कितना, 84। तो परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग, AB, BC और CA, तीनों का योग 84 आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अगर हम AB को देखें तो नहीं पता है तो AB ही लिखते हैं। BC को देखें तो ये 41 लिखा हुआ है, 41 है। CA को देखें तो 28 है मेरे भाई, और ये बराबर 84 है। अब AB यहां से निकल के आ जाएगा, क्या, 84 माइनस 8 1 9 और 6 2 8, 4 2 6, 69 हो जाएगा। अगर 84 में से 69 को घटा दे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। हाँ, कितना आ जाएगा, 15। तो ये आ जाएगा 15, आपका तीनों भुजाएं आपको प्राप्त हो गई। अब बस सवाल में ये कहना था कि त्रिभुज की सबसे छोटे उन्नतांश, उन्नतांश मतलब शीर्ष लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब मेरे भाई, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। सबसे छोटा शीर्ष लंब कौन होगा, जो सबसे बड़ी भुजा पर डाला जाएगा। याद रखिएगा इस लाइन को, क्या, सबसे छोटा शीर्ष लंब कौन होगा, शीर्ष लंब कौन होगा त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा पर जो डाला जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा पर। इसी का उल्टा हो रहा था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। सबसे बड़ी भुजा पर, सबसे बड़ी भुजा पर डाला जाए। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ी भुजा इसमें है कौन, सबसे बड़ी भुजा आपकी 41 है, क्या है, 41 है। तो आप सोचिए कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और ये ऊंचाई कहाँ है, ये ऊंचाई कहाँ है मेरे भाई, बस जस्ट यही है, ये ऊंचाई है H, मान लेते हैं H। और ये सबसे छोटा जो शीर्षलंब है या उन्नतांश है उसकी लंबाई हम H मान लेते हैं। अगर H मान लिए तो आधार गुणित ऊंचाई का आधा करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरीके से और हम निकाल सकते हैं, जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला को आपको समझा दे मेरे भाई कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये ABC त्रिभुज है, तो A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि जो अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप होगा वो होगा S, और वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा। और हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, S माइनस पहली भुजा, S माइनस दूसरी भुजा और S माइनस तीसरी भुजा। यानी पहले अर्ध परिमाप, फिर अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटा दीजिए, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटा दीजिए, अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटा दीजिए। हाँ, श्रीवास्तव आर्मी बॉयज, जी सर। विषम बाहु के फार्मूला, हाँ कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का इससे क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, बस शर्त यह है कि तीनों भुजाएं पता हो, तीनों भुजाएं पता हो। राजपूत अलका सिंह, यस सर, ओके ओके, लगभग 7.15 मीटर, नहीं 6.1463 आप बता रही हैं, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या आता है। तो आप यस मतलब यस कितना होगा भाई,
84 है, 84 का आधा, यस जो होगा परिमाप का आधा होता है, परिमाप का आधा कितना हो जाएगा 42। तो अगर हम 42 की बात करें तो यस माइनस ए, अगर हम 42 में से 41 को घटा दें तो 1 आएगा। अच्छा 42 में से 28 को घटा दें 14 आ जाएगा, और 42 में से 15 को घटा दें तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब थोड़ा सा फोकस करना होगा यहाँ पर। तो अगर h बराबर हम सामने से लिखना चाहते हैं तो कितना होगा 2 का गुणा 41 से भाग, यानी 2/41। अब यहाँ पे सेटिंग करनी होगी। 14 के पहाड़ा में ये आता है तो 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, एक 14 यहाँ मिल गया, एक 14 आपको यहाँ मिल गया, तो 14 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। हाँ सर 14 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, 14 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा था 3 बचा था, 3 27 में गुणा करेंगे 81 होगा, और 81 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई 9 होता है। कितना होता है 9 होता है। हाँ ठीक है, गुणा कर दीजिए और भाग भी दे दीजिए। हाँ 9 दूनी 18, 18 का 14 में गुणा करिए, 18 त्रिक का 54, 18 चौक 72, और 18 एक का 18 और 7 कितना होगा 25 हो जाएगा, 252/41। अगर आप भाग देते हैं तो आपको मिलेगा 6.146, और लगभग इसको अगर हम देखेंगे तो 6.15 के आसपास दिख रहा है। और आपसे कहा भी गया है कि अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध लिखिए, तो 2 स्थान तक शुद्ध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये सवाल समझ में आया अच्छे से बढ़िया से? तो एक बार कमेंट में ऐसे बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। मेरी आदत है मेरे भाई, मेरी हमेशा ये आदत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ ये कहानी हमेशा दिमाग में रहती है। यस सर, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड बेसिक वाला लगाएंगे, बेसिक मेथड लगाएंगे। ठीक है, पहला मेथड, पहले लाइन पर ही इनको दौड़ा दीजिए। लाइन पे कैसे दौड़ाएंगे सर जी, थोड़ा लाइन छोटा रखिए, हाँ ज्यादा बड़ा नहीं। वर्तमान में हम यहां देखते हैं 8 वर्ष पहले यहां और 8 वर्ष बाद यहां। ठीक है, वर्तमान में हम एक की आयु x मान लेते हैं, दूसरे की y मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर मान लेते हैं रघु को, जैसे सवाल में बनाते हैं हम लोग, ऊपर मान लेते हैं रघु को, दूसरा कौन है भाई मोहन है, मोहन है। ठीक है, ठीक है सर जी, सवाल को पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु, तत्कालीन मतलब उस समय आयु, यक्स यहाँ है तो 8 वर्ष पहले क्या रहा होगा रघु की आयु यक्स -8, और y की क्या रही होगी y -8। ठीक है, हाँ सर एकदम बढ़िया जबरदस्त तरीके से समझिए। देखिए दिक्कत क्या होती है कि हम सवाल को ही नहीं समझ पाते। तत्कालीन का मतलब वर्तमान नहीं है, उस समय का है। हाँ तो 8 वर्ष पहले 8 माइनस हो जाएगा, इसमें भी इसमें भी। आगे पढ़ते हैं 8 वर्ष बाद, तो अब 8 वर्ष बाद यहाँ x + 8 हो जाएगा रघु का, और y + 8 हो जाएगा किसका मोहन का, और इनकी आयु दुगुनी हो जाती है। मोहन और रघु की वर्तमान आयु बताइए, मतलब x और y का मान आपको बताना है। अब इनमें शर्त क्या है कि 8 वर्ष पहले जो रघु की आयु है यानी x -8 वो y -8 का क्या है, कितना गुना है भाई 3 गुना है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, पहले बराबर हो जाएगा। दूसरे शर्त में अगर हम देखें तो 8 वर्ष बाद की बात कही गई है, 8 वर्ष बाद जो रघु और मोहन की आयु है वो दुगुनी हो जाएगी, वो दुगुनी हो जाएगी, यानी रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब आप शुरू करिए, किसी एक समीकरण से शुरू कर दीजिए हल करना। हाँ 24 और 56, बहुत सही बहुत सही, सबका जवाब बढ़िया आ रहा है मेरे भाई। देखते हैं आगे, x -8 3y 8 तिरिक 24, 3y को इधर ले आइए, x -3y -24 और +8 हो जाएगा -16, समीकरण नंबर 1। अभी स्मार्ट तरीका बताएंगे, 2 लाइन में आंसर आएगा इसका, एकदम स्मार्ट तरीका, घबराइएगा नहीं, जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ होगा। हम एकदम बेसिक तरीका पहले बता रहे हैं आपको।
कि कैसे बेसिक से सॉल्व करते हैं, फिर स्मार्ट तरीका भी बताएंगे। तो ये 2 का गुणा करके घटा लीजिए, x माइनस 2y, और 8 उधर घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को क्या करिए, एक बार घटा दीजिए, घटाइए तो x माइनस 3y बराबर माइनस 16 और x माइनस 2y बराबर 8। घटाएंगे तो माइनस x प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये गया, माइनस y आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस 24। एक की आयु आ गई y बराबर 24, इसकी आई y बराबर 24 मोहन की आ गई। अगर y बराबर 24 है तो यहीं रख दीजिए, x माइनस 24 दूना 48 हो जाएगा बराबर 8, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 48 और 8 कितना होगा, 56 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, पहले मोहन बाद में रघु। पहले मोहन, मोहन कितना था भाई, x यानी 56, और बाद में रघु, रघु कौन है, सॉरी उल्टा लिख दिए, x रघु का ही था। तो पहले 24 फिर 56, 24 और 56 का हम रेशियो देख लेते हैं। रेशियो अनुपात कैसे रखेंगे, 8 तिरिक 24 और 8 सते 56, 3:7 आ जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे भाई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है स्मार्ट तरीके का, स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच इस सवाल के लिए लेंगे तो कैसे लेंगे, जरा ध्यान से देखिए। स्मार्ट अप्रोच लेंगे तो कैसे लेंगे, सबसे पहले दिमाग में सोच लीजिए, बैठा लीजिए कि क्या कौन कौन है, कौन कौन है मेरे भाई, 2 लोग हैं, एक है रघु और एक है मोहन। यस सर। अगर हम देखें तो 8 वर्ष पहले की बात करें, 8 वर्ष पहले की बात करें, मैं इतना लिख रहा हूं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं मेरे भाई। और दूसरी शर्त है 8 वर्ष बाद की बात कही गई, 8 वर्ष बाद की बात कही गई है। अब सवाल में पढ़िए, सवाल में पढ़िए, क्या 8 वर्ष पहले रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी, यानी अगर मोहन की आयु हम 1 मान लें तो इसका 3 गुना कौन होगा, रघु की आयु होगी। सही है सर, यानी 3:1 के अनुपात में उस समय उम्र रही होगी, किसकी, रघु की और मोहन की। लेकिन 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की दुगुनी होगी, यानी अगर हम यहाँ 1 मान लें तो इसका जस्ट डबल कितना होगा, 2 होगा। एक बात सवाल में समझ लीजिएगा, कभी भी आयु वाले सवाल लगाइएगा तो उसमें एक बात समझ लीजिएगा, बस क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। राजपूत अलका सिंह जी, एकदम सही बात आपने कही है कि अगर एक बार सवाल समझ में आ जाए ना तो आधा सवाल तो वहीं हल हो जाता है। हाँ नीतीश कुमार सर, क्रॉस मेथड से भी होगा, हाँ 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 ठीक है ठीक है, पहले आप इसको समझिए। आयु वाले सवाल में यहां अंतर देखिए कितने का है, यहां अंतर 2 का है और यहां अंतर देखिए 1 का है। मेरे भाई आप हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो अंतर होता है इससे ऊपर वाले में गुणा करते हैं और जो इनका अंतर होता है इसमें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर जन्म से मरण तक जो 2 व्यक्तियों की आयु की बात की जाती है तो उनके आयु का अंतर हमेशा बराबर रहता है मेरे भाई, जब तक वो जन्म से मरण तक की बात होती है। तो मेरे भाई यहाँ 2 है तो 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए तो ये बराबर आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ 1 का गुणा करिए तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 का गुणा करेंगे मेरे भाई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 3 ही रहेगा। अब यहां से आगे बढ़ने की बात आती है, क्या कि इसकी आयु 3 से कितनी हुई है, 4 हुई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 8 वर्ष पहले है 8 वर्ष बाद है, यानी इनके बीच का गैप कितना है, 16 वर्ष है। 1 यूनिट का मान कितना है, 16 वर्ष है। 1 यूनिट का मान कितना है, 16 वर्ष है। अब सोचिए तो 3 यूनिट का मान अगर हम 8 वर्ष पहले आयु निकाल लें रघु का तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो रघु की आयु और मोहन की आयु अगर हम देखें तो क्या होगा, तो मोहन की आयु 1 यूनिट है तो 1 यूनिट मतलब 16 वर्ष है उस समय 8 वर्ष पहले, और रघु की आयु कितनी रही होगी, 16 × 48 रही होगी, 3 गुना ज्यादा।
लेकिन मेरे भाई ये कहाँ का अनुपात देखा जा रहा है, 8 वर्ष पहले की बात है। लेकिन अगर 8 वर्ष बाद की बात करें तो इसमें 8 जुड़ जाएगा मेरे भाई, और 8 इसमें भी जुड़ेगा, क्योंकि पहले की बात हो रही है तो वर्तमान में आते आते 8 साल और बढ़ेगा। ये हो जाएगा 24 बरस, ये हो जाएगा 56 बरस, और आप 8 तिरिक 24 और 8 सते 56 काटेंगे, ऑप्शन नंबर बी पाएंगे। को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये एक बड़ा परिवार है पूरे विपुल मैथ्स चैनल का। क्या है? विपुल मैथ्स ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा, विपुल मैथ्स ऑफिशियल, ठीक है। हाँ है तो ये मैथ का ही चैनल, लेकिन अब आपको सभी क्लास मिलनी शुरू हो गई है, सर भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सर का एक चैनल है, उसको भी अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर है। देखना चाहो क्या, आप जाके एक बार उस पर सब्सक्राइब जरूर कर दो। कम से कम जब भी क्लास कहीं पे भी डिस्टर्ब होती है तो हो सकता है हम भी जाकर अतुल्य जीएस पर ही पढ़ाएं। ये अतुल्य जीएस सर्च करेंगे, आपको पूरा जीएस का कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा। इधर अभी सर लाइव नहीं थे, लेकिन यूट्यूब चैनल है अतुल्य जीएस। अतुल्य जीएस पे आप जाकर एक बार सब्सक्राइब करके तब आइएगा, क्योंकि उसको देखिए यूट्यूब का ऑनलाइन जमाना है, 2-3 चैनल नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। क्या अभी ये चैनल किसी कारणवश, मैंने सुना हो भाई कभी किसी का चैनल ही बंद हो गया, किसी होल्ड हो गया है, 1 हफ्ते बाद खुलेगा, तो अपनी क्लास रुकनी नहीं चाहिए भाई। अपने दिमाग में तो हम बैठा चुके हैं ना कि हमें क्लास लगातार लेनी है, तो अपनी क्लास रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर अभी आज विपुल मैथ्स ऑफिशियल पे क्लास चल रही है, तो अगर यहाँ कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो तुरंत इस पर चलने लगेगी। बच्चे सभी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। दूसरी बात आप समझ लीजिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अतुल्य जीएस को, ठीक है। हाँ, और ये विपुल मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइएगा। हाँ, व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप एक काम करिएगा, ये 9936960412 इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, अपना मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल आपकी उठेगी नहीं तो आप परेशान हो गए कि हाँ सर हम फोन करते रह गए लेकिन ये फोन उठा नहीं, तो हमारी टीम आपको संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ देगी। जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए, पुराने बच्चे तो सब जानते हैं मेरे भाई। हाँ, सभी 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 श्रीवास्तव आर्मी बॉयज, ओके। तो सारी बात आपको समझ में आ गई। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का क्या फायदा है आपको भी बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का क्या फायदा है। अच्छा, एक आपको और बता दें कि आपको वहां पे जहां पे आप कमेंट कर पा रहे हो, जहां पर आप कमेंट कर रहे हो उसके जस्ट ऊपर देखिए येलो कलर में विपुल मैथ्स लिखा हुआ है, वहां पे एक लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक से आप फॉर्म भर दीजिए, तब भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा, आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। 2 तरीके हैं। आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मिलता है सर, ये पूरे बोर्ड का PDF आपको वहीं पे मिलता है, क्वेश्चन सीट आपको वहीं पर मिलती है, आराम से हिंदी में लिखे सर, क्वेश्चन सीट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा, और जब भी क्लास लाइव होती है उसका लिंक तुरंत वहां पे मिल जाता है। तो मतलब सारी चीजें उपलब्ध होती हैं यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई, कल फिर मिलते हैं शाम को अपनी क्लास के साथ।